वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का बीए पार्ट थर्ड की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में स्वागत है। मैंने बीए पार्ट फर्स्ट में आप लोगों बीए पार्ट थर्ड के जो हैं फर्स्ट पेपर में मैंने आप लोगों को प्लेटो का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू हम रखेंगे कि प्लेटो को किस कारण से एक महान दार्शनिक के रूप में हम मानते हैं। मैंने इसके आप लोगों के साथ ग्रुप पर व्हाट्सएप के नोट्स भी शेयर किए हैं। आप उन नोट्स को भी एक बार दोहरा लें और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप सुन भी लें, जिससे कि आप लोगों के बेसिक्स जो हैं वो प्लेटो के बारे में क्लियर हो जाएं। प्लेटो के जीवन परिचय के पश्चात हम प्लेटो के जो मुख्य दर्शन क्या रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे जैसे संघर्ष की स्थिति हुई है वैसे वैसे राजनीति दर्शन का विकास हुआ है। प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों के मध्य संघर्ष था। जैसा कि प्लेटो ने अपने स्वयं के जीवन काल में स्पार्टा और एथेंस के मध्य 30 वर्ष तक पेलिसिनिया का जो युद्ध हुआ था उसको देखा था। तो इसलिए संघर्ष की स्थिति के कारण एथेंस में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान जो दार्शनिक थे उन्होंने राजनीति दर्शन में योगदान दिया। इसके पश्चात जब मध्यकाल में हम देखते हैं कि मध्यकाल में संघर्ष की स्थिति रही चर्च में और राज्य के मध्य, और उस समय संत ऑगस्टाइन है, संत थॉमस एक्विनास है, इनके राजनीति दर्शन का विकास हुआ। और जब 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में हम आते हैं तब देखते हैं कि जो सम्राट में और राज्य के मध्य इनके अंदर एक राजनीतिक द्वंद्व रहा, संघर्ष की स्थिति रही। तब होब्स लॉक रूसो जैसे राजनीतिक दार्शनिक हैं, इनके दर्शन का विकास हुआ। और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि कैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष की स्थिति में था, तो कार्ल मार्क्स का उदय हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट्स कि अपना जो राजनीति दर्शन है इसका प्रत्येक विचारक किसी न किसी विशेष दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्लेटो को हम लें तो प्लेटो का दर्शन जो है वह आदर्श राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। और प्लेटो का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। और प्लेटो ने जीवन काल में देखा था कि कैसे एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में है, कैसे जो एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था और किस प्रकार से कुलीन व्यक्तियों के द्वारा ही सत्ता प्राप्ति के लिए विद्रोह किया जा रहा था। साथ ही साथ उसने देखा कि कैसे जनतंत्र के द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा उसके गुरु सुकरात को विष पीने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सुकरात को हम मार्टियर ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं कि सुकरात ने को दर्शन की वेदी पर अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इसलिए प्लेटो ने उस समय राजनीति में अनेक प्रकार की बुराइयां देखी थी और उन समस्त बुराइयों का हल उसने किसमें किया? आदर्श राज्य की अवधारणा में। इसलिए प्लेटो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है, आदर्श राज्य की स्थापना, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। प्लेटो ने अपने जीवन काल में ये महसूस कर लिया था कि शासन करना किन्हीं धनवान व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्तियों का कार्य नहीं है, यह बुद्धिमान व्यक्तियों का कार्य है। इसलिए राजनीति के अंदर जब तक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आ जाते या राजा जब तक बुद्धिमान नहीं हो जाता तब तक शासन संचालन अच्छे तरीके से संभव नहीं है। इसलिए जो आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लेटो अपने जीवन काल की परिस्थितियों से इतना अत्यधिक प्रभावित हुआ था कि वह इन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहता था और इसका उसे रास्ता प्राप्त हुआ आदर्श राज्य की अवधारणा में।
आदर्श राज्य में प्लेटो किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता है। वह एक ऐसा राज्य चाहता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में कहा गया है कि वह काल्पनिक है, स्वप्न लोकीय है, वास्तविकता से परे है, उसकी स्थापना संभव नहीं है। प्लेटो स्वयं मान रहा है कि ये आलोचनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वह समझौता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करना चाहता है कि आदर्श राज्य ऐसा हो जिसमें कोई बुराई नहीं हो। अन्य जो राज्य हैं, सभी राज्य, वे उस आदर्श राज्य की प्राप्ति का प्रयास करें। जैसा कि प्लेटो की स्वयं की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक अध्ययन पद्धति रही है, डिडक्टिव मेथड उसका रहा है, तो उसमें उसने फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जो सामान्य है उससे विशिष्टता की ओर अध्ययन उसके द्वारा किया गया है कि समस्त जो राज्य हैं, सामान्य राज्य हैं, वे राज्य आदर्श राज्य की प्राप्ति का प्रयास करें। यद्यपि काल्पनिक है, स्वप्न लोकीय है, लेकिन इसके बावजूद हम ये उससे प्रयास कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि एक राज्य आदर्श राज्य की कसौटी से कितना दूर है या आदर्श राज्य के वह कितना करीब है। इसलिए प्लेटो क्या चाहता है कि वह किंचित मात्र भी समझौता न करते हुए ऐसा राज्य बनाना चाहता है जिसमें कोई कमी नहीं हो और एथेंस पुनः अपना पुराना जो गौरव है वह प्राप्त कर सके। इस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट स्वरूप है। राज्य कोई चट्टानों से, नदियों से, घाटियों से, इनसे नहीं बनता। राज्य उसमें निवास करने वाली जनता से बनता है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि राज्य जो है उसमें जो जनता जो निवास कर रही है, उस जनसंख्या में से, उस जनता में से राज्य में विभिन्न प्रकार के वर्ग विद्यमान हैं। और इसके लिए प्लेटो अन्य राजनीतिक विचारकों की तरह मानता है कि राज्य की आवश्यकता प्राचीन समय में इसलिए महसूस हुई होगी कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करना आरंभ किया। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अब तक पढ़ा भी है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से समस्त वस्तुएं उत्पादन नहीं कर सकता। उसे कोई ना कोई वस्तु दूसरे से उधार लेनी पड़ेगी, उससे उसका सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुएं दूसरे को दे और दूसरे की उत्पादित वस्तुएं स्वयं के काम में ले। इससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, प्लेटो इसका समर्थन करता है। और इसके साथ वह कहता है प्लेटो में कि इस राज्य में वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर एफिशिएंसी और डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर राज्य के उत्पादक वर्ग का उदय होता है। और वह मानता है कि राज्य में केवल आर्थिक आवश्यकताएं नहीं, व्यक्ति अन्य इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहता है। वह संगीत में, काव्य में, मनोरंजन के साधनों में, इनमें भी विश्वास करता है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो आवश्यकताओं की पूर्ति है अपने सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के में अधिसंख्य जनसंख्या का होना भी आवश्यक है। और यह अधिसंख्य जनसंख्या के लिए एक बड़ा भूभाग चाहिए और उसके लिए बड़े भूभाग के लिए सेना की आवश्यकता है। तो इस आधार पर प्लेटो सैनिक वर्ग का उदय मानता है कि आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादक वर्ग, राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक वर्ग और राज्य के शासन करने के लिए वह मानता है कि एक ऐसा वर्ग हो जो कि बुद्धिमान वर्ग हो और वह बुद्धिमान वर्ग शासक वर्ग बनता है। इसलिए जो विवेक के आधार पर राज्य का शासक वर्ग है, साहस के आधार पर राज्य का सैनिक वर्ग है और तृष्णा के आधार पर राज्य का उत्पादक वर्ग है। प्लेटो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को राज्य का संरक्षक वर्ग मानता है और इसके लिए इसी को आदर्श राज्य की स्थापना के लिए मुख्य जिम्मेदारी देता है। इसलिए प्लेटो अब आदर्श राज्य की स्थापना का आधार जो है वह
राज्य में न्याय की स्थापना से होगी। और जो ये न्याय है इसके आधार स्तंभ होंगे राज्य के सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो का मानना है कि राज्य के तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, वे विवेक के आधार पर, वे साहस के आधार पर, वे तृष्णा के आधार पर राज्य के तीनों वर्गों का जो निर्माण कर रहे हैं, वे न्याय की पालना करें, शिक्षा उनको दी जाए और साथ साथ साम्यवादी शासन व्यवस्था के या साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर वे जीवन यापन करें। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य का आधार है साम्यवाद, शिक्षा और न्याय, तीनों इसके आधार हैं। और इसके आधार पर राज्य का जो तीनों वर्ग हैं वे कार्य करेंगे। न्याय जो है, न्याय प्रत्येक वर्ग के द्वारा स्वयं का कार्य करना, स्वयं के को जो निर्धारित कार्य करना है वह न्याय है। शिक्षा राज्य के द्वारा अनिवार्य सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था। साम्यवाद की जो राज्य का शासक वर्ग है उसके लिए, सैनिक वर्ग के, संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की अवधारणा है, जिसका उद्देश्य है कि शासक वर्ग में जो न्याय के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो राज्य के प्रति अच्छी भावना पैदा की गई है वह कहीं वह परिवार के संपत्ति के लोभ में फंसकर भुला नहीं दे। इसलिए उसे साम्यवादी उसका व्यवस्था का पालन करना है। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा जो मोटिव है आपको बताने का कि प्लेटो का नाम एक आदर्श राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, और आदर्श राज्य ऐसा राज्य जिसमें राज्य की जो जनता है उसके विभिन्न जो वर्ग हैं वे अपना कार्य करें, उसके आधार पर राज्य का एक सुनियोजित रूप से उसका संगठन बने। और उसकी उपयोगिता प्लेटो ने यही बताई है कि एक सभी राज्यों के लिए एक ऐसा प्रतिमान बनाना जिसके आधार पर वह दूसरे राज्य उससे प्रेरणा ले सके। तो आप लोग इसके साथ साथ जो मैंने बताया इसके साथ अपने व्हाट्सएप नोट्स भी दोहराएं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ प्लेटो के जो न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है, इनके विचार शेयर करूँगा। तब तक कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।